हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमआर एकेडमी। आज हम लोग पॉलिटी के बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पॉलिटी और पॉलिटिक्स, इन दोनों में क्या अंतर होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इन चीज़ों को समझने का हम लोग आज प्रयास करते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग जिस शब्द को पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी का अर्थ होता है राज व्यवस्था। अगर पॉलिटी की हिंदी की जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं राज व्यवस्था। जबकि अगर आपने सुना होगा तो एक शब्द होता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, इस शब्द का हिंदी होता है राजनीतिक विज्ञान। तो क्या ये दोनों शब्द एक हैं या दोनों शब्द अलग अलग होते हैं? तो देखिए, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे अगर बोला जाए पॉलिटी शब्द कि मान लीजिए जैसे आप सभी के घरों में क्या होता होगा, सभी के घरों में कुछ ना कुछ नियम होते होंगे। वो नियम किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, हर घर के कुछ नियम होते हैं। तो उसी तरह से अगर एक देश की बात की जाए तो देश को चलाने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है, जिन नियमों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलेंगे? राज व्यवस्था। यदि दूसरे शब्द में बोला जाए तो हम उसे जैसे भारत का क्या है, संविधान है। तो भारत जो है वो किसके हिसाब से चलेगा? भारत में सर्वोपरि मतलब सर्वोच्च स्थान अगर किसी को प्राप्त है तो वो है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान के हिसाब से ही क्या होगा, भारत की व्यवस्थाएं चलेगी। तो राज्य व्यवस्था को हम लोग एक तरह से संविधान भी बोल सकते हैं। जबकि दूसरे शब्द की अगर बात करें राजनीतिक विज्ञान, कि राजनीतिक विज्ञान होता क्या है, तो राजनीतिक विज्ञान के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो आपने बहुत सारे विचारकों का नाम सुना होगा। जैसे एक विचारक हैं प्लेटो, एक विचारक हैं अरिस्टोटल, ऐसे करके आपको बहुत सारे, अरस्तु हो गए, इनका ही हिंदी में अरस्तु बोला जाता है, एनाहेरेंट हो गए। इन सभी विचारकों ने एक मानवीय व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए हैं। मानवीय व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारे सुझाव हैं और उन सुझावों का अध्ययन जिस चीज़ में किया जाता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है राजनैतिक विज्ञान। तो ये दोनों शब्द में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ अंतर समझ में आया होगा। अगर हम इसके दूसरे टॉपिक की बात करें तो इसी की एक व्यवस्था होती है जिसे हम लोग बोलते हैं राजतंत्र, और दूसरी व्यवस्था होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। पुराने समयों में अगर आपने सुना होगा तो राजतंत्र की व्यवस्था आपको ज़्यादा सुनने को मिलती है। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। वो जो हेरार्की होती है वो पैतृत्वात्मक हेरार्की होती है। मतलब राजा में अगर मैं बात करूँ राजतंत्र में, तो हेड ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का मुखिया कौन होते हैं? राज्य के मुखिया राजा होते हैं। और दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का बंटवारा राजतंत्र में नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा है विधानपालिका। जैसे अगर आप देखोगे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका। अब इन तीनों के जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे विधानपालिका का कार्य ये होता है कि कानून व्यवस्था को बनाया जाएगा। तो कानून बनाने की जिम्मेदारी किनकी होती है? कानून बनाने की जिम्मेदारी किनकी होगी? विधानपालिका की होगी। जबकि उस कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कानून पालन करवाने की जिम्मेदारी। जैसे देखो आप, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। और न्यायपालिका का काम होता है सजा देना। जैसी जिसकी अपराध जैसी होगी उसके मुताबिक सजा देने का जो अधिकार होता है वो किनका होता है? न्यायपालिका। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखो, मान लो कोई व्यक्ति एक बाइक पे जा रहा है, ठीक है। तो बाइक के लिए कानून ये है कि अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो आपको एक हेलमेट लगा के रखना होगा। लेकिन ये कानून बन गया, तो ये कानून बनाया किसने होगा? विधानपालिका ने।
लेकिन क्या विधान पालिका उसे पकड़ने के लिए भी जाएगी? नहीं। उसके लिए आपके पास पुलिस विभाग है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर्स होते हैं। वो क्या करेंगे? आपके हेलमेट की जांच करेंगे कि आपने हेलमेट पहन रखा है या नहीं, या आपने ओवर स्पीडिंग की है नहीं। तो अगर आपने कानून तोड़ा तो उस कानून का पालन कौन करवा रहा है? पुलिस करवा रही है। लेकिन पुलिस क्या आपको सजा भी दे रही है? नहीं। अगर आपका अपराध संगीन है तो आपको सजा जो है वो कहाँ से मिलेगी? न्यायालय से मिलेगा। यानी कि इस अगर अवधि को समझें तो कानून बनाया किसने है? विधान पालिका ने। कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य कर रही है? पुलिस कार्य कर रही है। और कोर्ट किस रूप में कार्य कर रही है? वो न्यायपालिका के रूप में कार्य कर रही है। अगर मैं बात करूं राजतंत्र में, तो राजतंत्र में कार्यपालिका, विधान पालिका तथा न्यायपालिका, ये जो तीनों पावर्स होती है ना, वो केवल एक ही व्यक्ति के पास होती है, और वो व्यक्ति कौन होंगे? राजा। जबकि लोकतंत्र में, लोकतंत्र की सुंदरता ही यही है कि कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका तीनों बॉडी अलग अलग होती हैं। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अब तक की बनाई गई मानवीय व्यवस्थाओं में लोकतंत्र ही सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। और अब्राहम लिंकन साहब ने इसके लिए बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने बोला है, वो ऐसी व्यवस्था जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो और लोगों का हो। मतलब लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को ही हम लोग क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे। तो ये हमारा एक डिफरेंस है राजतंत्र में और लोकतंत्र में। इससे रिलेटेड मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे छोटा राजतंत्र वाला देश कौन सा है? अभी भी राजतंत्र वाली व्यवस्थाएं चल रही हैं। दुनिया का सबसे छोटा राजतंत्र वाला जो व्यवस्था होगा वो एक देश है मोनाको। दुनिया का सबसे छोटा राजतंत्र वाला देश कौन सा है? मोनाको। अगर मैं पूछूं दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है, तो ये अगर आप देखोगे तो ये है आपका नौरू। अगर आप ओशियन का महादेश में जाओगे तो आपको वहाँ पर ये देश मिल जाएगा। जबकि मोनाको आपको जो है वो यूरोप का एक पार्ट है, उस देश के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम पॉलिटी के बेसिक्स की बात करें, पॉलिटी में हमें बेसिक्स में और क्या क्या जानने की आवश्यकता है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं संविधान की। संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं? आप सबने सुना होगा कि संविधान की दो व्यवस्थाएं होती हैं। पहला एक संविधान होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिखित संविधान। और दूसरा होता है अलिखित संविधान। अच्छा, अलिखित संविधान का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि वो लिखा हुआ ना हो। इन दोनों शब्द में बहुत गहराई वाली बात छुपी हुई है। ठीक है, लिखित संविधान उसे बोलते हैं जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल हो। मतलब एक तरह से संविधान संशोधन जो हो वो आसान ना हो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठिन हो। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे लिखित संविधान बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें तो उदाहरण में अगर संविधान, लिखित संविधान की उदाहरण करें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ इतने कड़े संविधान है कि अभी तक कुल मिलाकर के 14 या 15 संविधान संशोधन ही हो पाए हैं। अगर आप उनके संविधान लिखने की प्रक्रिया से लेकर के आज तक का समय काल देखते हो, उस समय तक में भी। भारत में भी कैसा है? भारत में व्यवस्था यह है कि भारत में लिखित संविधान है। कुछ मामलों में हमें संविधान संशोधन में थोड़ी बहुत रियायतें भी दी गई हैं। मतलब हम लोग बीच बीच वाला मान सकते हैं। बट हमारा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है, तो आप जवाब दोगे कि हमारा संविधान कैसा है? लिखित है। दूसरा, अलिखित संविधान किसे बोलेंगे? तो जस्ट इसका अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा संविधान जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसान हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? अलिखित संविधान बोल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूके का संविधान जो है वो अलिखित संविधान में ही, अलिखित संविधान के अंतर्गत आता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ पाया होगा। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ से पूछना चाहूँगा, क्या यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, ग्रेट ब्रिटेन
और एक शब्द सुना होगा यूके। इन दोनों शब्द में एक अंतर है। ग्रेट ब्रिटेन की जब बात होती है तो उसमें कुल शामिल देशों की संख्या कितनी है? 3 देश शामिल होते हैं। जबकि अगर यूके की बात की जाए तो यूके के अंदर कुल कितने देश शामिल होते हैं? 4 देश शामिल होते हैं। एक बार इन पे नज़र डालते हैं तो देखिए, पहला देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का पहला पार्ट हुआ। दूसरा जो हिस्सा है वो है वेल्स और तीसरा जो हिस्सा है वो है स्कॉटलैंड। तो ये 3 देशों को मिला दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? ग्रेट ब्रिटेन बन जाएंगे। लेकिन इन तीनों के साथ, यानी कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ मुझे नॉर्थ आयरलैंड को भी जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसमें नॉर्थ आयरलैंड को जोड़ देते हो तो ये चारों देश मिलकर के क्या बन जाएंगे? ये आपके बन जाते हैं यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा अगर संविधान के बेसिक के रूप में अगर आप देखना चाहो तो हम लोग चुनाव प्रक्रिया की बात करते हैं। चुनाव भी जो होता है जनरली 2 तरीकों के चुनाव की व्यवस्था की गई है। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। इन सबको समझते हैं। पहला है हमारा प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव। अब सवाल है कि प्रत्यक्ष चुनाव किसे बोलेंगे और अप्रत्यक्ष चुनाव किसे बोलेंगे और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव उसे बोला जाता है जिसमें जनता सीधे रूप से कानून बनाने में, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? जनता सीधे रूप से कानून बनाने में भाग लेती हो, वैसा चुनाव क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। दूसरा हो सकता है अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव किसे बोलेंगे? इसमें मैं बोल सकता हूं जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाने में भाग लेते हों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। उदाहरण समझते हैं। क्या कोई ऐसा देश है जहां पे कि प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था हो? तो बिल्कुल है। उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पे कि प्रत्यक्ष चुनाव वाली व्यवस्था अभी भी कायम है। अप्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण तो हमारा जो भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बुलाई गई है, तो मैं इसको उदाहरण के रूप में भारत ले सकता हूँ, यूएसए आप ले सकते हो, यूके ले सकते हो। ये सभी किसके उदाहरण है? अप्रत्यक्ष के उदाहरण है। ठीक है। अब मैं थोड़ी बहुत चर्चा भारत की कर लेता हूँ। देखिए, भारत में जो सदन होता है, सदन के मुख्य रूप से 3 अंग माने जाते हैं। एक अंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लोकसभा, दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा और तीसरे हमारे होते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है। लोकसभा को जो चुनाव होता है, मतलब लोकसभा के जो सांसद चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाते हैं? वो प्रतिनिधि होते हैं। क्या लोकसभा में जनता 140 करोड़ जनता जाकर के वोट करती है कि नहीं हमें ये कानून चाहिए? नहीं। लोकसभा में भारत में व्यवस्था ये है कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और उसी संख्या के आधार पर ही लोकसभा में फिलहाल जो कुल सीटों की संख्या है वो है 550। कई सारे बुक्स में आपने पढ़ा होगा 552 है। लेकिन एक बात समझना, जो 2 सीटें वो बता रहे हैं ना, वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी। मतलब जो अंग्रेज भारत में रह गए थे, अगर उनके प्रतिनिधित्व में कमी आएगी तो एंग्लो इंडियंस को भी लोकसभा में आरक्षण दिया गया था और ये 2 सीटें राष्ट्रपति डायरेक्टली नामांकित कर सकते थे। बट इसे अभी के समय 2020 में 104वां संविधान संशोधन के बाद इसे हटा दिया गया है। ठीक है। तो ये 104वां संविधान संशोधन के बाद ये हट चुका है 2020 के अंतर्गत। तो अभी जो हमारे पास कुल सीटों की संख्या है लोकसभा में वो 550 है। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। मोदी जी ने
वाराणसी से चुनाव लड़ा और वाराणसी से वो सांसद चुन करके जाते हैं कहाँ पे, लोकसभा में। तो मोदी जी क्या हो गए, हमारे प्रतिनिधि हो गए, मतलब मोदी जी को हमने डायरेक्टली चुना है। तो मोदी जी, लोकसभा का जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, वो डायरेक्ट होगा, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। जबकि राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये दोनों जो चुनाव होते हैं, राज्यसभा के भी और राष्ट्रपति के भी, ये दोनों चुनाव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव, ये बोल सकते हैं ना, ये अप्रत्यक्ष चुनाव। क्योंकि देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेंगे, तो लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभा, इन सभी जगहों के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं कहाँ पे, राष्ट्रपति में। लेकिन उन चुने हुए प्रतिनिधियों को भी किसने चुना है, जनता ने। मतलब यहाँ पे जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और प्रतिनिधियों को किसने चुना है, जनता ने। तो जनता डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो राष्ट्रपति का चुनाव में शामिल हो रही है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो